नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत सभी का हमारे उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल पर। सभी का अभिवादन है भौतिक विज्ञान के इस विशेष रोचक प्रद क्लास के अंदर। और जैसा कि विद्यार्थियों की बेहद भारी मांग के ऊपर हमारी टीम ने बहुत ही सकारात्मक कार्य करते हुए एक निर्णय लिया गया कि क्यों ना जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन सभी टॉपिक्स का एक अलग से सीरीज चलाई जाए और उन सभी टॉपिक्स को विद्यार्थियों के लिए जो नए हैं चाहे पुराने हैं उनको हम इस मंच के माध्यम से उन सभी विद्यार्थियों को दें जो हमारे नए विद्यार्थी जुड़ पा रहे हैं या जो पुराने विद्यार्थी उनका रिवीजन भी हो सके। इसी कड़ी में आगाज हो चुका है और पहले चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे निकल कर आए हैं वो टॉपिक है हमारा पहला विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्ष किया है तो निरक्ष भी होगा ही होगा, तो उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव की अपन अक्ष पर तीव्रता की चर्चा करेंगे। क्या होता है, किस तरह से डाइपोल काम करता है, और जो भी हमारा विद्यार्थी नया जुड़ा है मैं जानता हूं उसे डाइपोल शब्द नहीं मालूम, तो पहले मैं डाइपोल बताऊंगा, डाइपोल के बाद डाइपोल मोमेंट बताऊंगा और फिर अक्ष की तीव्रता, अक्ष पर तीव्रता निकाल के एक चुटकियों के अंदर आपका ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट कर। कौन कौन तैयार है पहले एक बार थम्स अप कर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, जबरदस्त तरीके से थम्स अप कर दीजिए, शानदार तरीके से। हेडिंग आप देख पा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की चर्चा हमारी होने वाली है। सबसे पहले मैं आगे बढ़ूंगा और यहां पर सबसे पहले मैं बात करूं, और दोस्तों साथ में इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा जो बोर्ड में आए हुए हैं या जो डाइपोल से संबंधित है, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहां आज करवाने वाला हूं। बहुत आनंद आने वाला है आपको इस सेशन के अंदर, जुड़े रहिएगा। सबसे पहला जो एक शब्द है उसको समझते हैं अपन विद्युत द्विध्रुव। सभी ध्यान से समझना, विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है देखना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो देखिए विद्युत द्विध्रुव का मतलब यहां पर इतना सा है, यहां पर इतना सा है कि यह एक व्यवस्था है, इट इज एन अरेंजमेंट। यह दो आवेशों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो चार्ज पार्टिकल लेंगे, जिसमें एक का परिमाण दूसरे के परिमाण के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, बट प्रकृति विपरीत रहने वाली है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर कह दूंगा यह है हमारा माइनस का क्यू है, यह है हमारा प्लस का। जब माइनस क्यू और प्लस क्यू दो आवेश हैं, अगर वो अल्प दूरी में कहूंगा 2a पर विद्यमान होते हैं तो इस प्रकार बना निकाय क्या कहलाता है, मैं कहूंगा वो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अगर दो सजातीय, मैं कहूंगा दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश अगर अल्प दूरी पर है उसे अपन विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे ये माइनस का 10 कूलाम हो गया, यह प्लस का 10 कूलाम हो गया, ये डाइपोल बनेगा, ये डाइपोल बनेगा दोस्तों, ये डाइपोल बनेगा। समझ आया कि नहीं? तो मैं कहूंगा ये डाइपोल बनेगा यानी AC हो गया। अब अगर ये कह दो आप माइनस का 10 कूलाम हो जाए और ये अगर आप कह दो कि प्लस का 20 कूलाम हो जाए, ये डाइपोल बनेगा, ये नहीं बनेगा। समझ में आया? ये द्विध्रुव नहीं है बट ये दोनों हैं। परिमाण में समान प्रकृति विपरीत वाले दो आवेश अल्प दूरी पर विद्यमान होते हैं, इसे अपन विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। समझ में आया? समझ में आया? समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश, विपरीत प्रकृति के दो आवेश परस्पर, दो आवेश परस्पर अल्प दूरी अगर 2a पर उपस्थित हैं तो यह जो निकाय है
यह जो निकाय है उसी को अपन द्विध्रुव कहेंगे। तो AC एक द्विध्रुव है। इसी द्विध्रुव के बाद जो आता है वो आ रहा है हमारा द्विध्रुव आघूर्ण। दोस्तों ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, टॉपिक के साथ उससे हिट करने वाले क्वेश्चन बताऊंगा, इसी टॉपिक के आए हुए बोर्ड में PYQ बताऊंगा, इसी टॉपिक के आए हुए फिल इन द ब्लैंक वो मैं बताने वाला हूं। इतना सब कुछ इस टॉपिक का निचोड़ में आपको देने वाला हूं। देखिए द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। द्विध्रुव आघूर्ण को हम कहने जा रहे हैं डाइपोल मोमेंट। क्या कहने जा रहे हैं? डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण कहने जा रहे हैं। ये क्या है भाई? जब द्विध्रुव होगा तभी तो द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा, यानी मैं कहूंगा ये -Q है और मैं कहूंगा यह +Q है। ठीक है, -Q और +Q दोनों के दोनों चार्ज अगर अल्प दूरी 2a पर विद्यमान है, इसको डाइपोल अपन कहते हैं, डाइपोल हम कहते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब इसको P से दिखाएंगे हम। P बराबर होगा कोई भी एक चार्ज ले लो, चाहे ये लो चाहे ये लो, दोनों ही मैं कहूंगा 10-10 कूलाम में फॉर एग्जाम्पल के लिए। परिमाण में तो समान है, प्रकृति में विपरीत है। तो ये एक Q हो गया, दूसरा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a हो गई है, तो P बराबर हो जाएगा Q × 2a। यानी एक ऐसी क्वांटिटी जो किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के तुल्य है, उसे द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे, डाइपोल मोमेंट कहेंगे। याद रहेगा क्या? याद रहेगा P एक वेक्टर है। कैसा है साथियों? P एक सदिश है, याद रखना। P का जो यूनिट आएगा, मात्रक आएगा, वो कूलाम × मीटर आएगा। P की जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, V में आने वाली हैं, कूलाम की होती हैं A1 T1, मीटर होती है L1। समझ आया? ये बन जाएगा M0 L1 T1 A1। कोई डाउट है? याद रखना, अगर मैं P की दिशा की बात कहूं, अगर P की दिशा की बात कहूं, डायरेक्शन की बात कहूं, तो P की दिशा होती है, हमेशा ध्यान रखना, -Q से +Q। यानी ये जो सदिश खींचा जा रहा है P, वो -Q से +Q को मिलाने वाला वेक्टर है, इसलिए P की दिशा हमेशा -Q से +Q की तरफ होती है। समझ में आया? P की दिशा हमेशा -Q से +Q की तरफ होती है, +Q की तरफ होती है। गॉट इट? क्लियर है इतना? शाबाश। अब इसी के अंदर पॉइंट आता है कि विद्युत द्विध्रुव के अंदर, विद्युत द्विध्रुव में क्या हो जाएगा बताइए? विद्युत द्विध्रुव में मैं कहूंगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें दिशा बतानी है, तीव्रता की हमें दिशा बतानी है विद्युत द्विध्रुव में। भाई विद्युत द्विध्रुव में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बतानी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बतानी, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी इन द डाइपोल बतानी है। हमने क्या देखा? ये -Q है और ये +Q है, ये डाइपोल है, ये डाइपोल है। समझ रहे हैं आप? ये डाइपोल है। सबसे पहले मैं यहां पर कहूंगा -Q के कारण, बताइए -Q के कारण दिशा क्या होगी? तो ये आप -Q ले रहे हो और मान लो ये कोई बिंदु P है जहां पर -Q विद्युत क्षेत्र बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो -Q के कारण जो दिशा होगी वो उस -Q की तरफ होगी। नहीं आया? -Q के कारण जो E की दिशा होगी वो उस -Q वाले चार्ज की तरफ ही होगी, उसी की तरफ होगी, उसी की तरफ होगी।
और अगर मैं कहूंगा प्लस क्यू के कारण, अगर आप डायरेक्शन बात कहोगे तो प्लस क्यू के कारण, मान लो ये प्लस क्यू है और प्लस क्यू से आर दूरी पर ये बिंदु पी है, तो याद रखना धनावेश के कारण ई की दिशा उससे दूर होगी। नहीं आया। प्लस क्यू के कारण ई की दिशा इससे दूर, माइनस क्यू के कारण उसी की तरफ होगी। ये पॉइंट याद रहेगा दोस्तों, याद रहेगा। सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप आगे पढ़ोगे विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रकट करती हैं, जो प्लस क्यू से बाहर निकलती है और माइनस क्यू पे खत्म होती है। तो प्लस क्यू के कारण ई उससे दूर हो गया। क्यों? क्योंकि इनके किसी बिंदु पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, वो मैं कहूंगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रकट करती है। क्या ये समझ में आया? तो प्लस क्यू के कारण ई की दिशा उससे दूर है, माइनस क्यू के कारण ई की दिशा उसकी तरफ है। प्लस क्यू से तो दूर जा रही, माइनस क्यू पे एंड हो रही। यही लॉजिक यहां पर अप्लाई किया गया है। क्या यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया है साथियों? कीजिए, हम सब जब मिल बैठेंगे, हम सब यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, सिर्फ उड़ान देखता है। तो उड़ान भरने का समय आ गया है हमारे इन बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, इस सीरीज के साथ। अब जो मैं लेने वाला हूं वो ये टॉपिक लेने वाला हूं दोस्तों, ये वाला विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालोगे। तो डाइपोल आप देख पा रहे हैं, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, 2a दूरी पर है, सेंटर O है। माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता लानी है, प्लस क्यू के कारण भी बिंदु P पर तीव्रता लानी है। माइनस क्यू के कारण जो E होगा वो मैं कहूंगा उसकी तरफ होगा, प्लस क्यू के कारण E होगा वो उससे मैं कहूंगा दूर होगा। समझ में आया कि नहीं? वही लॉजिक मैं यहां लगाने वाला हूं। ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, प्लस क्यू के कारण दूर है, माइनस क्यू के कारण उसकी तरफ है। मतलब ये वाला एरो ये कहना चाह रहा है इधर है, और प्लस क्यू का मतलब है ये इधर है। इस डायग्राम को अपन ऐसे समझते हैं, देखिए कैसे प्रैक्टिकली ये डायग्राम ये है कि देखिए मैंने माइनस क्यू इधर लिया है, इसने यहां ले रखा है डायग्राम में, कोई चेंज नहीं, ठीक है। हमने यहां बनाया है, ये भी ना बनाए तो भी कोई बात नहीं, हम अलग से बना सकते हैं, हम अलग से बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां पर कहूंगा ये है माइनस क्यू वाला, ये है प्लस क्यू वाला, ये रहेगा माइनस क्यू और ये रहेगा प्लस क्यू। दोनों चार्ज कितनी दूरी पर होते हैं बताइए? मैं कहूंगा यह दोनों के दोनों चार्ज 2a दूरी पर होते हैं। ये सेंटर O है, ये दूरी भी A है, ये दूरी भी A है। समझ आया कि नहीं? अब अगर मैं यहां से कहूं कि इसकी अक्ष कौन सी होती है मेरे दोस्त? यही अक्ष होती है, यही अक्ष होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू को मिलाने वाली। ये जो येलो लाइन है इसी को अक्ष कहते हैं। आप इसको दाएं बाएं ऊपर नीचे किधर भी बढ़ा सकते हो। इधर स्पेस है तो मैंने इधर बढ़ाया। इस डाइपोल के सेंटर O से यहां पर मैंने एक्स अक्ष के अनुदिश क्या लिया है? बिंदु P लिया। मैंने यहां पर बिंदु P लिया है। कितनी दूरी पर है बताइए? R दूरी पर। कितनी दूरी पर लिया है ये बिंदु P? R दूरी पर है, R दूरी पर है। समझ में आया क्या? तो माइनस क्यू से मैं कहूंगा ये सेंटर O से R दूरी पर एक बिंदु P लिया है, और ये A है, ये भी A है। अब मुझे पॉइंट P पर फील्ड इंटेंसिटी लानी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लानी है। सबसे पहले मैं कहूंगा माइनस क्यू के कारण क्या होगा? माइनस क्यू के कारण आप बताइए कि E कितना आएगा? माइनस क्यू के कारण मैं कहूंगा E कितना आएगा? E1 बराबर होगा के क्यू बाय। बताइए यहां से बिंदु P की दूरी, ये यहां तक R
और r के साथ a हो गया AP स्क्वायर। दिशा क्या होगी? माइनस क्यू है, तो जो E बनेगा उसकी दिशा माइनस क्यू के कारण उसी की तरफ होगी, यानी इधर होगी। तो मैं कहूंगा ये आ जाएगा PA दिशा में, यानी ये किधर आ रहा है? PA दिशा का मतलब ऐसे लिखो या P to A एरो लगाओ, एक ही बात है, P से A। ओके, और AP किसके बराबर आया है? AP आया है R प्लस A। AP आया है हमारा R प्लस A, तो E1 बराबर हो जाएगा KQ बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। मैं कहूंगा PA दिशा में इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके डियर, फिर प्लस क्यू के कारण आओ। इस प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण अगर मैं कहूंगा प्लस क्यू के कारण कितना आएगा? E2 बराबर के क्यू प्लस क्यू है। तो प्लस क्यू से बिंदु P कितनी दूरी पर? देखो ये A इतना चला गया, तो पीछे ये दूरी R माइनस A नहीं बचेगा क्या? बताइए, क्या ये R माइनस A दूरी नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा, बिल्कुल बचेगा। मैं कहूंगा प्लस क्यू के कारण नाम हो जाएगा CP स्क्वायर। दिशा क्या होगी? धनावेश के कारण, धनावेश के कारण इससे दूर, तो जो मैं E2 बनाऊंगा वो इससे दूर इधर होगा, वो इधर होगा, यानी मैं कहूंगा CP दिशा। तो CP दिशा कहूं या फिर दोस्तों मैं कहूं C2P एक ही बात है। और CP किसके बराबर है? R माइनस A के बराबर। तो E2 क्या आएगा? KQ बाय R माइनस A का होल स्क्वायर हो जाएगा। और मैं यहां पर कहूंगा CP दिशा में। क्या ये नहीं आया? अब देखो, तो माइनस क्यू आ गया, प्लस क्यू आ गया, दोनों आ गए हैं। अब आप डायरेक्शन पे आओ। आपने देखा कि E1 और E2 दोनों ही पॉइंट P पर आए हैं, बट एक यूं है, एक दोनों वेक्टर ओपोजिट है, दोनों सदिश विपरीत दिशा में हैं। तो ये रूल है साथियों कि अगर दो वेक्टर ओपोजिट होंगे तो जो रिजल्टेंट निकालना होगा परिणामी, वो तभी निकलता है जब दोनों को घटाया जाता है। परिणामी सदिश जो आएगा वो मैं कहूंगा दोनों सदिशों के अंतर के बराबर आएगा, दोनों सदिशों के अंतर के बराबर आएगा, डिफरेंस से आएगा। तो दोनों का डिफरेंस कैसे निकालूंगा मैं? दोनों का डिफरेंस कैसे निकालूंगा? मैं कहूंगा अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र। बताइए, परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना आ रहा है? परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर बड़े में से छोटा घटाना है। बताइए, अब ये वैल्यू R माइनस A है, दिखाई दे रहा है, ये वैल्यू R प्लस A है। अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो ये कम है, और अगर ये वैल्यू कम है तो ये ज्यादा है, यानी मैं कहूंगा क्या ये E2 माइनस E1 नहीं होगा? अरे घटाव का रूल है, बड़े में से छोटा घटाना है। ये वैल्यू कम हो रही है तो ये बढ़ रहा है, ऊपर वाले में R प्लस A है तो ये घट रहा है। तो E2 में से E1 घटाना है, ना कि E1 में से E2। गॉट इट? अब अगर ऐसा कह रहे हैं तो बड़े में से छोटा घटाना है तो दिशा भी तो आएगी ना, ये भी तो सदिश है। तो इस कंडीशन में डायरेक्शन बड़े वाले सदिश की डायरेक्शन ही ली जाती है। तो बड़े वाले की डायरेक्शन है CP, तो दिशा आएगी CP दिशा में, ये वैल्यू CP दिशा में ही आएगा। E2 क्या है? KQ बाई R माइनस A का होल स्क्वायर, KQ बाई R प्लस A का होल स्क्वायर। बड़े में से छोटा घटा रहे। E दिशा बाद में लिखेंगे, अब पूरी के पूरी KQ हो गया ये,
1/r माइनस ए का स्क्वायर आया है, ये r माइनस ए का स्क्वायर और r प्लस ए का स्क्वायर नहीं जमा। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये के क्यू हो जाएगा। यहां मैं कह देता हूं एलसीएम अगर ले रहा हूं मैं तो r प्लस ए का स्क्वायर आएगा माइनस r माइनस ए का स्क्वायर आएगा, और यहां पर हो जाएगा r माइनस ए का स्क्वायर r प्लस। मैंने एलसीएम लिया है रिजल्टेंट निकालने के लिए। क्या ये बात समझ में आई है क्या? हेलो डियर, क्या ये क्लियर हुआ? अगर मैं E की बात कहूं तो E बराबर आ रहा है के क्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab आ गया, माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab आया क्या? फाइनली यहां पर हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। जादू तेरी नजर, अरे नहीं आया, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, E इज इक्वल टू के क्यू हो जाएगा, यस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r ए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2r ए। क्या होगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? क्या होगा देखिए, भजीड़ 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 भजीड़। क्या मैं इन दोनों को ऐड कर दूं कि माइनस अंदर जाएगा, माइनस होगी ये वैल्यू। जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो E इज इक्वल टू हो रहा है के क्यू, के क्यू हो रहा है 2r a कितना आ रहा है 4ra, और नीचे आ रही है वैल्यू r स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ आया इतना? क्या मैं इस वैल्यू को और संशोधित करके ऐसे लिख दूं के क्यू 4ra है दोस्त, 2r गुणा 2a कर दिया और ये कर दिया r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कर सकता हूं ऐसा? देखो भाई, ये के क्यू कर दिया मैंने 4ra को लिख दिया 2r 2a तो 4ra है। ऐसा लिखने के पीछे कोई तो वजह रही होगी कि ये 2r और q इंटू 2a को साथ में लिख दिया। आप समझ गए होंगे कि क्यों लिखा है ऐसा मैंने, इसके साथ में ऐसा मैंने क्यों लिखा है। ये आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं कि P बराबर होता है Q इंटू 2a। गॉट इट? P बराबर है Q इंटू 2a। E बराबर हो जाएगा 2 के पीन आर, क्योंकि ये P बन जाएगा, नीचे बनेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो 2 के पी आर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है। समझ गए? यहां पे अगर मैं कहूं डायग्राम में आओ, इस बिंदु P को मैंने यहां माना, क्या मैं यहां नहीं मान सकता? क्या मैं यहां नहीं मान सकता? क्या मैं और आगे नहीं मान सकता? बिल्कुल मान सकता हूं। मतलब मेरे कंपैरिजन, ए के कंपैरिजन में आर बहुत बड़ा हो सकता है पर ए बड़ा नहीं होगा। ए तो इतना ही रहेगा, ए तो फिक्स है, पर आर को आप कितने ही गुना बढ़ा सकते हो, कितने ही गुना बढ़ा सकते हो, कितने ही गुना बढ़ा सकते हो। मैं कह दूं यदि आर वेरी 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 ग्रेटर देन ए
तो ए की उच्च घातें नगण्य मानने पर, ए की उच्च घात नगण्य मान ली हमने। तो इस वाली टर्म को मैं ड्रॉप कर रहा हूं। जैसे ही ड्रॉप करूंगा बताइए ई बराबर आ रहा है 2 kpr, ये आ रहा है आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। गॉट इट? क्लियर है इतना? यहां से मैं कहूंगा ये ई है मेरे दोस्त, ई बराबर आ गया है 2 kpr आर की पावर 4 भजीड़ भजीड़, हिला डाला हिला डाला। बताइए ई इज इक्वल टू आ रहा है 2 kp/r³। 2 kp/r³ और दिशा किधर से चली आ रही है? सीपी दिशा चली आ रही है, यानी मैं कह दूंगा सीपी दिशा में, सीपी दिशा में। दोस्तों ये वाली जो सीरीज आपके लिए है ना ब्रह्मास्त्र सिद्ध होगी। क्यों? क्योंकि हम इन क्लास के अंदर हर एक टॉपिक को लेने वाले हैं और टॉपिक के साथ उसी टॉपिक के क्वेश्चन लेने वाले जो हूबहू बोर्ड में मिलेंगे। अगर आपने इन सीरीजों को अच्छे से कर लिया ना, हर एक टॉपिक को कवर कर लिया ना, पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा दोस्तों। तो ये हमारा मैं कहूंगा अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन आया है और इसी से यहां रिजल्ट बन रहा है E प्रोपोर्शनल r³। और अगर आप E और R में ग्राफ लेना चाह रहे हैं तो वो ग्राफ इस तरीके से आएगा। एनी डाउट किसी को मेरे दोस्त? एनी प्रॉब्लम किसी को बताइए? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यस, टेल मी नाउ, हरी अप। मैं इसी के ऊपर आधारित अब क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जल्दी से मुझे बताइए, यहां तक कोई डाउट है? क्या यहां तक कोई डाउट है? बताइए। नो प्रॉब्लम। चलिए मैं क्वेश्चंस में लेकर चल रहा हूं। कैसे आएगा इसका क्वेश्चन? पहला देखिए, पहला क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अक्षीय स्थिति में एक दिया गया आवेश है जो वैद्युत द्विध्रुव से कुछ दूरी पर रखा गया है और उस पर बल F कार्य कर रहा है। अगर आवेश को दुगुनी दूरी पर रख दिया जाए तो लगने वाला बल कितना होगा? गिवन चार्ज सिचुएटेड एट द सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम डाइपोल इन द एंड ऑन पोजीशन एक्सपीरियंस द फोर्स F। If the distance of the charge doubled the force will। दुगनी दूरी पर रख दिया है और डाइपोल की बात हुई है अक्षीय स्थिति में। देखो F बराबर क्यू ई कहां से उठाया? E बराबर F अपॉन क्यू से, E बराबर F अपॉन क्यू से, तो F बराबर क्यू ई हो गया। F बराबर क्यू, E का वैल्यू अक्ष बोला ना, अरे अक्ष बोला है तो अक्षीय स्थिति में है 2 kp/r³। इससे पता चल रहा है कि F इनवर्सली r³ है कि नहीं है। दूरी का ही तो बोला है, बाकी सब सेम है। F इनवर्सली r³ है, F1/F2 बराबर R2 का क्यूब बट्टे R1 का क्यूब। दुगुनी दूरी 2R, R भचीड़ भचीड़ कितना आया? 8। F1/F2 8 है, मुझे F2 चाहिए। क्या ये F1/8 नहीं होगा?
क्या ये F1/8 नहीं होगा? राइट ऑप्शन हमारा डी आ रहा है। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर हमारा डी आ रहा है। वही टॉपिक, उसी टॉपिक का क्वेश्चन बताइए। सीना तान के बोलिए, अब तो पूरी तरह से जहन में बैठ गया है। बताइए, पूरी तरह से दिल में कण कण में बसा कि नहीं बसा? अक्ष पर तीव्रता, अक्ष पर तीव्रता, अक्ष पर तीव्रता। ये देखिए, प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों के एक विद्युत द्विध्रुव के मध्य की दूरी r है। मध्य की दूरी है, ध्यान रखना। अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से d दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू डाइपोल इज द r, एक्सियल लाइन डिस्टेंस d। क्वेश्चन कुछ अलग ढंग से पूछा है। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, दोनों के बीच में दूरी r है और इसके सेंटर O से d दूरी पर बिंदु P माना गया है दोस्तों। तो वेरी सिंपल, E बराबर अपन क्या करते हैं? 2kp/r क्यूब करते हैं। P की जगह पे क्या लिखते हैं? Q इंटू 2a, तो Q इंटू 2a की जगह R लिखना है और बट्टे R क्यूब की जगह D क्यूब करना है। आया समझ में? कंफ्यूज कर दिया? यानी E मैं कहूंगा प्रोपोर्शनल QR/d क्यूब। कौन सा सही आएगा? ये नहीं, सही ऑप्शन हमारा डी आएगा। क्लियर है इतना? सही ऑप्शन हमारा डी आएगा, सही ऑप्शन हमारा डी आएगा। बताओ, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है। An electron proton are at the distance of 1 angstrom, the moment of the dipole P बराबर है Q इंटू 2a। सिंपल, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर आवेश सेम है, तो 1.6 माइनस का 19, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम पता है कितना होता है? 1.6 माइनस 19, 10 की घात माइनस के 10, 1.6 माइनस 29 कूलाम इंटू मीटर आएगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आएगा। समझ में आया? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? बताइए। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर r दूरी पर अगर कोई बिंदु है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट द डिस्टेंस r ऑन इट इज एक्सिस। हमें अक्ष पर तीव्रता पूछी है। E बराबर है 2kp/r क्यूब, तो E इनवर्सली r क्यूब होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। बी ऑप्शन कर लोगे? सिर्फ वही क्वेश्चन है, जो टॉपिक कराया उसी के क्वेश्चन करा दिए। बताइए, हलवा हो जाएगा, दिमाग एकदम यूं क्षण क्षण में खिल जाएगा, कण कण हो जाएगा। उसी टॉपिक, वही टॉपिक, वही टॉपिक के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। अब देखिएगा ये वाला, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दूरी पर किस प्रकार निर्भर करती है? Intensity of electric field E due to dipole depend on the distance R as the E बराबर है 2kp/r क्यूब। तो बताइए, E इनवर्सली R क्यूब नहीं होगा क्या? बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा बी आ रहा है, बी आ रहा है, बी आ रहा है। समझ में आया क्या? ये देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 के अंदर क्वेश्चन आया। देखो क्या नहीं किया है दोस्तों इस सीरीज के अंदर। हमने थ्योरी पढ़ाई, एक ही टॉपिक लिया, उसी के एमसीक्यू लिए, उसी का फिल इन द ब्लैंक जो बोर्ड में आया हुआ पीवाईक्यू भी आ गया, उसी का अति लघुत्रात्मक भी आ रहा है। दिल थाम के बैठिए, जो रेगुलर रहेगा वही हीरो बनेगा, पहले ही कह रहा हूं। इसलिए रेगुलरिटी से पढ़ते रहें और इस सीरीज के माध्यम से इन सभी टॉपिक को कवर करते रहें। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। वेरी सिंपल, अभी बोला 2kp/r क्यूब। तो बताइए, क्या E इनवर्सली r क्यूब नहीं है? क्या E इनवर्सली r क्यूब नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है।
समझ में आया। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पूछी है, यहां पर 1 नंबर का ये क्वेश्चन तुम्हारे खाते में ऐड हो रहा है। कौन कौन कर लेगा इस 1 नंबर के क्वेश्चन को? कौन कौन कर लेगा? कौन कौन कर लेगा? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा P बराबर Q इंटू 2A है, यानी किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेश के बीच की दूरी को अपन गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। P एक वेक्टर रहने वाला है। P का यूनिट हो जाएगा कूलम इंटू मीटर। गॉट इट। और 1 नंबर का ये एक और अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसी के ऊपर। NaCl अणु में Na+Cl- आयन के मध्य की दूरी इतनी है, द्विध्रुव आघूर्ण की गणना। तो P बराबर Q इंटू 2A। ये आयन है, पॉजिटिव नेगेटिव, 1.6 माइनस 19 कूलम 1.28 एंगस्ट्रॉम है, और एक एंगस्ट्रॉम 1.6 माइनस 19 हो गया है, 1.28 हो गया है, एक एंगस्ट्रॉम माइनस का 10 हो गया, 1.6 1.28 माइनस 29 कूलम। क्या ये समझ में आया है? तो दोस्तों आज के इस टॉपिक को हमने पूरी तरह से 360 रूप से एनालिसिस किया। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ा, न्यूमेरिकल भी अपन ने किया कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है वो भी अपन ने किया, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज क्वेश्चन जो बोर्ड में हूबहू पूछे जाते हैं वो भी अपन ने किए, सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर। तो हम यही पूरा का पूरा गूढ़ रहस्य आपके सामने में लेकर आने वाला हूं। और हालांकि मुझे आज निरक्ष वाला भी डेरिवेशन कराना था, पर समय बाध्य हूं समय के पीछे, तो निरक्ष वाले डेरिवेशन का एक छोटा सा वीडियो मैं अगले वीडियो में लेकर आने वाला हूं निरक्ष का। उसमें सिर्फ अपन निरक्ष की ही बात करेंगे, और उसके बाद आगे के और बेहतरीन टॉपिक आने वाले हैं। दिल थाम के बैठिएगा। आज के लिए इतना ही रख रहा हूं। इन सभी पॉइंट्स को कवर करो, वापिस पढ़ो, क्वेश्चंस लिखो, और पूरा कवर हुआ कि नहीं हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कैसा लगा ये सेशन आपको जरूर निर्देशित करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।